जब भी क्रिस्टोफर नोलन की किसी मूवी का हम लोग अपने माइंड में एक लेवल सेट करते हैं तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं कि या तो मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है या ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर मूवी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। ओपेनहाइमर मूवी बनाने का क्रिस्टोफर नोलन को पहली बार थॉट आया जब टेनेट मूवी के शूटिंग के दौरान रॉबर्ट पैटिसन ने क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर्स की एक स्पीच की किताबें दी थी। इन किताबों को पढ़ने के बाद ओपेनहाइमर मूवी बनाने का थॉट जैसे क्रिस्टोफर नोलन के माइंड में आता है तो वो इसके ऊपर बहुत ही डीपली रिसर्च करते हैं। साल 1.5 साल इसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद फाइनली उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो इस मूवी को बनाकर बिल्कुल ही कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही में इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इस पूरी मूवी की शूटिंग 56 डे में ही कंप्लीट कर ली गई थी। तो इस चीज़ के लिए 2 मेन रीज़न आते हैं। पहला तो ये आता है कि ये पूरी की पूरी मूवी IMAX का जो सबसे बड़ा कैमरा आता है उसके ज़रिए शूट की गई थी और अगर उस कैमरे के रेंट की बात की जाए तो उसके 1 दिन का रेंट भी लाखों में चला जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी पूरी किसी भी मूवी बनाने से पहले पूरी तरह उसको एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर हर एक डिटेल के ऊपर अच्छे से ध्यान देते हैं ताकि शूटिंग करते वक्त उनसे किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो या उनका कोई भी काम अधूरा ना रह जाए। तो अपने काम को शुरू करने से पहले ही पूरी तरह से प्रिपेयर रहते हैं, जिसके बाद उनके काम में ना तो हमें डिले देखने को मिलता है। और अब मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक नॉर्मल साइंटिस्ट होता है, लेकिन दुनिया के सामने हाईलाइट में वो तब आ जाता है जब वो ब्लैक थ्योरी को दुनिया के सामने पेश करता है। साथ ही में ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी होता है। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा होता है और अमेरिका को पता चलता है कि नाजी एटम बॉम्ब बनाने की पूरी तरह से तैयारी में है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाला है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका भी अपना एक एटम बॉम्ब बनाने की पूरी तैयारी में जुट जाता है और इस पूरे प्रोजेक्ट का लीड करते हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद दुनिया को पहला और अमेरिका को पहला उसका एटॉमिक बॉम्ब मिलता है और इसका पहला यूज़ होता है जापान के 2 सबसे मशहूर और बड़े शहरों में नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर। और जापान में इस बॉम्ब का यूज़ होने के बाद वहाँ के ऊपर जिस तरह का भी डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है, जो भी वहाँ के कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं, ओपेनहाइमर इस चीज़ को पूरी तरह से ही अपने आप को गिल्टी मानता है। उसका मानना होता है कि उन्होंने ही इस तरह की चीज़ को इन्वेंट किया है जिससे ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। धीरे धीरे वक्त बदलता है और ओपेनहाइमर अपने इस गिल्ट के साथ और ज़्यादा गहरे होते चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम बीतने के बाद अब बात आ जाती है सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। लेकिन अब बात आ जाती है कि सोवियत यूनियन अब एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की तैयारी में है जो एटम बॉम्ब से भी 10 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकता है। तो इसके ऊपर अब रॉबर्ट ओपेनहाइमर पूरी तरह से अगेंस्ट हो जाते हैं। तो उनका कहना होता है कि इस तरह की पावर्स किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए, ना ही सोवियत यूनियन के पास और ना ही अमेरिका के पास। तो उनके इन्हीं सब बयानों के चलते उनके ऊपर देशद्रोही का भी मुकदमा चलता है। कम्युनिस्ट से तो वो पहले से ही काफ़ी लंबे टाइम में पास्ट में जुड़े हुए थे, जिसके बाद उनको अब कोर्ट में या उनके चरित्र के ऊपर दाग लगाने के लिए इनको और ज़्यादा मोहरे मिल जाते हैं। अब रॉबर्ट ओपेनहाइमर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलता है, उनके ऊपर ट्रायल्स चलते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी को खोला जाता है और एंड में क्या होता है ये तो आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस चीज़ को आपको मूवी देखकर ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। मे बी ये क्रिस्टोफर नोलन की पहली मूवी है जिसमें हमें न्यूडिटी देखने को मिली है। इसमें हमें ओपेनहाइमर यानी कि हमारे सिलियन मर्फी और फ्लोरेंस पग के बीच में एक सेक्स रिलेशनशिप देखने को मिलता भी है। और हाँ, उसके ऊपर जहाँ उस टाइम के ऊपर जो गीता का इन्होंने रेफरेंस दिया है, मेरा मानना है कि वो उस टाइम के ऊपर ना दिखा के किसी और जगह पे दिखा सकते थे तो बेटर हो जाता। क्रिस्टोफर नोलन की अगर बाकी की मूवीज को एनालाइज किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, आपको हमेशा सवालों के बीच में खड़ा रखती हैं। एंड में भी आपको पूरे क्लियर आंसर नहीं मिलते हैं ताकि आप अपनी थ्योरीज या अपनी जानकारियां बटोरते रह जाएं। लेकिन ये मूवी बिल्कुल ही क्लियर है। आपको मूवी में सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलता ही है। मूवी में कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके आप जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन एंड में उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल भी जाते हैं और आपको ये किसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में छोड़ के नहीं जाती है। क्रिस्टोफर नोलन और सिलियन मर्फी की ये ओपेनहाइमर मूवी पूरे 3 घंटे की थी और मैंने इस पूरी मूवी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ये कहीं पे भी आपको बोर नहीं करती है और मेरी उम्मीद है कि जब ये मूवी अब OTT पे आएगी तो मैं इसको दोबारा से रीवॉच कर, जैसा कि मैं अपनी हर एक फेवरेट मूवी को दोबारा या तिबारा से रीवॉच तो करता ही हूँ। और जो लोग भी इंटरनेट पे ये कहने वाले हैं कि ये मूवी अच्छी नहीं है, क्रिस्टोफर नोलन ने इतना अच्छा काम नहीं किया वगैरह वगैरह, मैं बता दूं कि मेरा देखा हुआ ये एग्जाम्पल है कि जो लोग थिएटर में सो रहे थे ना मूवी को देखते देखते, या एक तरफ मूवी चल रही है या अपने वो फ़ोन के ऊपर बिजी हुए थे, वही इस तरह की बातें करने वाले हैं, क्योंकि उनको मूवी तो देखनी थी नहीं और ना ही उनको मूवी में किसी तरह की कोई चीज़ समझ में आई है। खैर, तुम्हारे क्या इस मूवी को लेकर ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताना। देखते रहिए। नो वरीज।